चलो आई थिंक कहाँ साउंड में कहाँ तक किया था हम लोगों ने, टर्म्स तक किया था हम लोगों ने। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अब मैं जो आगे का पार्ट कराने वाला हूँ उसमें से लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डिड इन स्कूल, तो विल जस्ट रिवाइज इट। हाँ, जो नॉवल कॉन्सेप्ट होगा वो मैं करवाऊंगा आज ही, विल ट्राई टू कंप्लीट दैट। ठीक है, तो ले लो सबसे पहला क्वेश्चन, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं सीटी में, तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को। तो टेक डाउन अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। State the factors affecting the speed of sound state the factors affecting the speed of sound in a medium. State the factors affecting the speed of sound in a medium. अब मुझे बताओ एक बात कि जब साउंड ट्रैवल करती है एक मीडियम में, तो कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि एक मीडियम में साउंड ट्रैवल कर रही है, मेरे को उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो व्हाट शुड आई डू? डेंसिटी द मीडियम में डिपेंड करेगी, ऐसा नो। अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी भाई? कम होगी। यस और नो, क्या होगी? कम होगी, हमेशा कम होगी। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। जैसे एग्जांपल, सपोज साउंड इज ट्रैवलिंग इन हाइड्रोजन गैस एंड साउंड इज ट्रैवलिंग इन ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 times फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। कितना टाइम ज़्यादा होगी? 4 times। और 4 times कैसे निकला होगा? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन की डेंसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं भाई? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना फॉर्मूला। यस और नो? तो देखा गया 4 times स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। मतलब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये एक फैक्टर कंफर्म है। और कोई फैक्टर? अच्छा बताओ, स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन विच स्टेट ऑफ मैटर? सॉलिड्स, ऑफ कोर्स। किस में होता है वो? सॉलिड में फास्टेस्ट होती है भाई स्पीड ऑफ साउंड। तुमको चाहिए तो तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद से। ट्रेन की पटरी में जाके लेट जाओ एक बार, सामने से ट्रेन आ रही होगी, you will hear 2 sounds but you will hear the lag also between the 2 sounds. एक साउंड आएगी जब वो ट्रेन चलेगी तो फ्रिक्शन होगा, वो आयरन रेल्स होती है ना, तो जो साउंड होगी, जो वाइब्रेशंस होगी, वो आयरन रेल से ट्रांसफर होगी, तुम्हारे कान तक जाएगी, वो फास्ट होगी। उसके बाद जो फ्रिक्शन की जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो एयर से ट्रैवल करके तुम्हारे पास आएगी, वो क्या होगी भाई? स्लो होगी। तो तुमको 2 आवाज़ सुनाई देगी। कितनी आवाज़ सुनाई देगी? 2 आवाज़ सुनाई देगी। तुमने देखा होगा ना मूवीज में कितनी बार वो पटरी पे कान रख के उनको मालूम पड़ा था कि ट्रेन आने वाली है कि नहीं। उसका रीज़न यही है क्योंकि वाइब्रेशंस पहले आ जाएगी आयरन रेल में। तो स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। ये चीज़ तो याद रखनी, तुमने पढ़ी होगी स्कूल में भी, आई एम श्योर। कोई भी बोर्ड के हो तुम, ये तो पढ़ा ही होगा आई एम श्योर। अब रीज़न ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो फिर वो रिलेशन से तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्या होना चाहिए था भाई? कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? तो ऐसा क्यों? तो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सिर्फ सॉलिड में थोड़ा ना होता है, सब में होता है। तो इसका मतलब इसमें एक फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। उस फैक्टर को बोलते हैं, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलेंगे इसको? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी भाई? सॉलिड्स में ज़्यादा होगी। यस और नो? सॉलिड्स में क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई? फिक्स्ड होते हैं पोजीशन में, तो वो डिस्प्लेस भी हो जाएंगे, डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब उनकी इलास्टिसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। अब सॉलिड्स की इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो डेंसिटी वाला तो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा भाई? डोमिनेट हो जाएगा, डोमिनेट कर देगा उसको इलास्टिसिटी। डेंसिटी वाला फैक्टर मास्क हो जाएगा, पीछे चले जाएगा। वो इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती है। चाहिए तो मैं इसको मैथमेटिकली समझा सकता हूँ। इमेजिन करो एक सॉलिड है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, और गैसेस और लिक्विड्स की इलास्टिसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी उसके सामने। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी भाई? ज़्यादा हो जाएगी। किसमें? सॉलिड्स में। तो 2 फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। कौन से होंगे?
इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो अब क्वेश्चन है कि मैंने जो पहले एग्जांपल दिखाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दोनों क्या है, गैस है। तो कहने से इन केस में, इस केस में दोनों की इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर और लेस सेम होगी, क्योंकि दोनों क्या है, गैस ही तो है। तो अब जब गैस की बात करूंगा तो मैं फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी में होगा। और ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या होगी, हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन में कम हो जाएगी। लेकिन जब मैं सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करूंगा तो उसमें मैं क्या क्या मेजर करूंगा, मैं डेंसिटी एज वेल एज इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड की ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी उसमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम किस पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पे। कौन सा फैक्टर होगा, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये चीज़ याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक डाउन द आंसर, लिखो पहला फैक्टर, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। और दूसरा है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब इसका देखो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, तुमने शायद पढ़ा भी होगा लास्ट ईयर इसको। किसी को याद आ रहा है ये फॉर्मूला, V इज इक्वल टू रूट, E का मतलब होगा इलास्टिसिटी, रो का मतलब क्या होगा, डेंसिटी। ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। तो ये फॉर्मूला कॉपी करो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है। V इज इक्वल टू रूट E बाय रो, जहाँ पे E का मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर गैस की बात करेंगे तो उसमें इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो मोर और लेस सेम होगा। तो वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम में। अगर ये ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी भाई, कम होगी। ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पीड ऑफ साउंड है भाई, साउंड कैन बी लॉन्जिट्यूडल वेव। जैसे साउंड ट्रैवलिंग इन एयर कौन सी होगी, वो लॉन्जिट्यूडल वेव होगी। कैन साउंड बी अ ट्रांसवर्स वेव, यस। अगर सॉलिड के अंदर ट्रैवल करेगी तो क्या हो जाएगी, वो ट्रांसवर्स वेव हो जाएगी भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है चीज़। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम है, जनरल फॉर्मूला है। बट इफ यू वांट टू सपोज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, तो दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला देख लो क्या है वो। CT में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। और नेक्स्ट ईयर तुम जब फिजिक्स पढ़ने वाला तो वो फिर से फॉर्मूला आएगा। उसका फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू रूट ऑफ T बाई म्यू, जहाँ पे T का मतलब होगा टेंशन, फोर्स, और म्यू का मतलब होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये इसका किसका फॉर्मूला होता है, टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, जैसे जो स्ट्रिंग में जो वेव ट्रैवल करी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे, जो स्ट्रिंग में ट्रैवल करेगी, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये कैसे आया हुआ है। डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि तुम्हारे बुक में भी नहीं दिया है, हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है चीज़। ये फॉर्मूला कैसे आया है और लॉजिकल है कि नहीं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुमने तो देखा तो होगा ना, आजकल मूवीज़ में दिखाते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं और रोप लेके। हैव यू सीन दैट? तुम लोगों ने खुद ने भी किया होगा शायद, कभी जिम विम गए होंगे या कहीं एक्सरसाइज करने गए होंगे। तो इमेजिन करो कि वैसे एक रोप है तुम्हारे पास, तो एक फ्री एंड रोप का तुम्हारे हाथ में और एक एंड फिक्स्ड है वॉल पे या वॉल के कोई हुक पे, और तुम वो कर रहे हो। तो तुम इस तरीके से उसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, एक पल्स, क्या बोलते हैं उसको, पल्स बोलते हैं। जो कैसे ट्रैवल करेगी, वेव कैसे ट्रैवल करेगी, वो पल्स, यस और नो। तो वो जो वेव होगी वो क्या होगी, वो जो पल्स होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा। क्या होगा वो, ट्रांसवर्स वेव होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज दो रोप है, तुम्हारे बाजू में भी एक तुम्हारे कोई फ्रेंड खड़ा हुआ है, उसके हाथ में जो रोप है वो सैग हो गई है। क्या हो रही है वो, सैग मतलब कैसा होगा कि इमेजिन करो कि इस तरीके से एक रोप है, ऐसे एकदम टाइट है हाथ में, ठीक है,
और जो दूसरी रोप है वो इस तरीके से क्या हो गई, सैग हो रही है, लटक रही है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने डिस्टर्ब किया तो यहाँ पे इस तरीके से एक पल्स जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से पल्स जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरीके से पल्स जाएगी। मैंने डिस्टर्ब किया तो इस तरीके से क्या होगी, वो ये पल्स जाएगी आगे की तरफ, ऐसे ये पल्स आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। ये पल्स मतलब क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है। क्या है ये, ट्रांसवर्स वेव। अब मुझे बताओ दोनों केस में किस केस में ये जो पल्स है वो फास्ट ट्रैवल करेगी। फर्स्ट वाले केस में फास्ट ट्रैवल करेगी, यस और नो? ये पल्स फास्टर ट्रैवल करेगी भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्लो। दोनों केस में टेंशन कहाँ पे ज़्यादा है, फर्स्ट केस में टेंशन ज़्यादा है भाई, टाइटली पकड़ा है इसको, मतलब टेंशन ज़्यादा है। यहाँ पे टेंशन क्या है, कम है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे। अगर टेंशन ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी, फॉर श्योर। एक्सपेरिमेंटली तुम समझ सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस करते हैं, ये वाला। इसका मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। अब इमेजिन करो कि ये दो रोप है तुम्हारे पास, एक रोप बनी हुई है नाइलॉन की बनती है वो रोप, नाइलॉन या वो जूट जो होता है उसकी बनती है। और इमेजिन करो दूसरी जो एक है रोप, नहीं उसको स्ट्रिंग बोलूँगा मैं, वो बनी हुई है हेवी मेटल की, आयरन की बनी है, होती है ना, चेन्स होती है वो, ठीक है। उस पर तुमने इस तरीके से, कोई प्रैक्टिस कर रहा है सुपरमैन, उसने इस तरीके से एक पल्स दिया, दोनों में पल्स दिया, किस में फास्ट ट्रैवल करेगी, मेटल पे, मेटल पे फास्ट ट्रैवल करेगी। मास पर यूनिट लेंथ, तुम खुद लॉजिकली सोचो ना कि तुम्हारे पास एक नाइलॉन की रोप है जो हल्की है और दूसरी तुम्हारे पास एक मेटल की है, तुमने दोनों में पल्स दिया तो कौन सी पल्स जल्दी पहुंच जाएगी वहाँ पे, नाइलॉन पे जल्दी पहुंच जाएगी भाई, क्योंकि उसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है, कम है भाई, हल्की है, फटाक से पहुंच जाएगी वहाँ से पल्स। यहाँ पे क्या लगेगा, उसको टाइम लगेगा पहुँचने। तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये एक्सपेरिमेंटली करके देखो तुम एक बार। तो इसका मतलब ये कि भाई जो हैवी होगी, मास पर यूनिट लेंथ इसका ज़्यादा होगा, उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या हो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगी भाई, कम होगी। उसमें क्या होगी, इसमें कम होगी। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला उस तरह से डिवाइस किया। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक अलग तरीका है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, v=√T/μ। और ये किसके लिए है, ये कौन सी वेव के लिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए है। इस फॉर्मूला ये किसके लिए, ये ट्रांसवर्स वेव। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो कॉपी करो ये फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव और लिखो यहाँ पे टी का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये जो मैंने सिंबल लिखा है म्यू, अगर तुमको सिंबल से प्रॉब्लम है यू कैन यूज़ अ डिफरेंट सिंबल ऑल्सो। कोई रेफरेंस बुक में इसका सिंबल अलग दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है। मैं एम क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि हम मास के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे म्यू यूज़ किया। हालांकि हमने म्यू ऑलरेडी यूज़ कर लिया। कहाँ पे यूज़ किया हमने म्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऑलरेडी, मैग्नेटिज्म में हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू का मतलब होगा मास पर यूनिट लेंथ। दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिनिश्ड, okay. So now this is the formula to calculate speed of a transverse wave, but suppose now if I want to calculate speed of a longitudinal wave, can I use this formula? Longitudinal wave मतलब साउंड ट्रैवलिंग इन एयर, उसमें कोई टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, तो ये फॉर्मूला मैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। तो फॉर्मूला क्या होगा टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब ये मैं बताने वाला, ये तो थियरी है पूरा, इसमें तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, कॉलेज के एग्जाम में थियरी पे क्वेश्चन। अब इसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन व्हाट, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है जनरली, 330 के आसपास होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखोगे तो 332 के आसपास होती है वो, ठीक। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला जो दिया है नेक्स्ट टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ये फॉर्मूला दिया सर आइजैक न्यूटन ने। अब देखो न्यूटन इसमें भी घुस गया। न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया दुनिया को, और न्यूटन ने बताया कि कैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकाला जा सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया, देखो फॉर्मूला कैसे दिया होगा वो भी समझो। पहले मुझे बताओ लॉन्जिट्यूडिनल वेव का मतलब क्या होता है। द वेव इन विच द पार्टिकल्स मीडियम वाइब्रेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन क्या होगा इसका, पैरेलल होगा, राइट। तो वो जो पार्टिकल्स होंगे वाइब्रेट करेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव।
तो उसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्रस्ट बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। कंप्रेशन क्या बनता था, कंप्रेशन बनता था, याद आ रहा है। तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन वही ट्रैवल करेंगे ना, और वही एनर्जी ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट। अच्छा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन जब ट्रैवल करेंगे तो कंप्रेशन क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या बनेगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरीके से। और ये कैसे जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो मुझे एक बात बताओ, जब पॉइंट बी में कंप्रेशन था तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था कि कम था, पॉइंट बी पे ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि कंप्रेशन क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन। अच्छा, जब ये आगे चला गया तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट बी पे रेयरफैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हर पॉइंट में मीडियम पे प्रेशर क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज। और अगर प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी भाई, चेंज होगी। क्या होगी, ये हमने ऑलरेडी किया था लास्ट टाइम, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कंप्रेशन आगे जा रहे हैं। अच्छा, अब न्यूटन देखो क्या बोल रहा है, न्यूटन बोल रहा है कि व्हेन कंप्रेशंस आर फॉर्म्ड, जब कंप्रेशन बनते हैं तो हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्या बोल रहा है वो, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। और जब रेयरफैक्शन बनता है, जब रेयरफैक्शन बनता है तो हीट एनर्जी क्या होती है भाई, लॉस होती है। क्या होती है, लॉस। अब समझो मैं जो बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है कि जब कंप्रेशन बनते हैं तो हीट एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। और जब ये रेयरफैक्शन बन रहा है तो हीट एनर्जी क्या हो रही है भाई, लॉस हो रही है। क्या हो रही है, लॉस। और न्यूटन के हिसाब से ये जो प्रोसेस हो रहा है, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्या है ये, स्लो है, ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है मालूम है, कि जितनी भी हीट एनर्जी बन रही है कंप्रेशन के टाइम, वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी क्या हो जाती है, सराउंडिंग को चली जाती है। जैसे एग्जांपल कि तुमने कोई चीज़ को हीट किया, तो जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो वो हीट एनर्जी किसको देगी भाई, सराउंडिंग को दे देगी। वो क्या करेगी, वो सराउंडिंग को दे देगी। तो वो बोल रहा है कि जैसे इसमें हीट एनर्जी बनेगी वो सराउंडिंग को क्या करेगा, दे देगा वो। तो इसमें जितनी हीट बनी उसने सराउंडिंग को दे दी, तो क्या इसका टेम्परेचर चेंज होगा गाइस, इसमें जितनी हीट एनर्जी बनी उसने सराउंडिंग को दे दी पूरी, तो क्या इसका टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, एवरेज टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि जितनी हीट एनर्जी बनी उसने उतनी क्या कर दी, दे दी बाहर। तो इसका टेम्परेचर मोर और लेस क्या रहा, सेम रहा। अच्छा, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, आराम से लॉस कर दिया उसने। तो इसने जब हीट एनर्जी लॉस कर लिया, उसके बाद क्या होगा, ये सराउंडिंग से क्या करेगा, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इतना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया कि इसका टेम्परेचर क्या रह गया, सेम रह गया। इसका टेम्परेचर सेम रह गया, मतलब इसका टेम्परेचर चेंज। तो न्यूटन को लगा कि जब ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब जो लॉस हो रही है, ये बहुत आराम से हो रहा है, ये बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है। तो उसमें मतलब टेम्परेचर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। क्या रह रहा है, टेम्परेचर वो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, अब ये वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनो। इस साल तो सिर्फ ये वर्ड्स है, अगले साल थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक का 12th में ये पूरा डिटेल में आएगा, क्या मतलब होता है आइसोथर्मल। अभी सब समझने को जरूर। आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक प्रोसेस का नाम बताओ जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम, पढ़ा है हमने। वो तो मैं क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्योंकि लोग उतना तो पहुंचे ही नहीं यहाँ पे पढ़ के। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। बताइए कब होता है, हाँ, चेंज ऑफ स्टेट, दैट्स राइट। जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा और जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो किसमें बन जाएगा, वाटर में। वाटर का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो न्यूटन को लगा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो स्पीड, जो साउंड ट्रैवल कर रही है लॉन्जिट्यूडल वेव, ऐसे लॉन्जिट्यूडल वेव इन एयर, वो क्या है, एक आइसोथर्मल कंडीशन है। क्या है वो, एक आइसोथर्मल कंडीशन। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, अब देखो सब अब रिलेट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डू वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऑफ कोर्स हमको बताइए ना, कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ, दैट्स राइट। तो न्यूटन को मालूम पड़ेगा कि न्यूटन को समझ में आया कि भाई अगर ये आइसोथर्मल है मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा भाई, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है।
अच्छा, अब मैं जो मैथ करने वाला हूँ ये मैथ तुम्हारी बुक में नहीं दी हुई है, तुमको लर्न भी नहीं करना है, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए बताने वाला हूँ मैं। ये तुम्हारी बुक में नहीं दी है, डेरिवेशन आएगा भी नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव न्यूटन ने निकाली कैसे, हम वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम होगा, ये न्यूटन ने यही फॉर्मूला यूज़ किया, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। अब देखो ध्यान से, बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है भाई, पी वी इज इक्वल टू वॉट, कॉन्स्टेंट, यस और नो। पी वी क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कब, जब टेम्परेचर क्या होगा भाई, कॉन्स्टेंट होगा। भाई टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने आता है, तो ये तुम्हारा चेन रूल हो जाएगा ना, यूवी, तो डेरिवेटिव ऑफ यूवी का क्या होता था, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, पढ़ा होगा ये, डी बाई डी एक्स। अगर हम यू वी करके फंक्शन का निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता था, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, और यही तो करते थे हम लोग। तो यहाँ पे भी तो सेम है ना, पी वी है ना, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा P डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V डेरिवेटिव ऑफ P इज इक्वल टू, अच्छा डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है हमेशा, जीरो। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज व्हाट, जीरो, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो जीरो आ गया। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ, क्लियर है चीज़। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको वहाँ पे लिख के जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा P डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। क्लियर है चीज़, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डी वी को नीचे लेके जा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस डी पी वी अपॉन डी वी, ठीक है। अच्छा v को मैं नीचे लेके जा सकता हूँ क्या, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि p इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी। क्या याद आ रहा है ये किसको, ये हमने पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, डी वी बाई वी का मतलब क्या होता है, डी वी बाई वी का मतलब क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या बोलते थे इसको, वॉल्यूम स्ट्रेन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और dp का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर वॉज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स अपॉन एरिया मतलब स्ट्रेस, क्या होता था वो, स्ट्रेस होता था, याद आ रहा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन उनको क्या देता था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या देता था, मॉड्यूलस ऑफ। अच्छा यहाँ पे हम किस स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं भाई, एयर मतलब गैस हो गया, गैस के लिए हम कौन सा मॉड्यूलस इलास्टिसिटी यूज करते थे, बल्क मॉड्यूलस, याद आ रहा है क्या हो गया, बल्क मॉड्यूलस। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बल्क मॉड्यूलस, क्या हो जाएगा ये, बल्क मॉड्यूलस। और बल्क मॉड्यूलस किसके लिए इक्वल हो गया, प्रेशर के, किसके इक्वल हो गया, याद आ रहा है, बल्क मॉड्यूलस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, अभी हम इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, v इज इक्वल टू रूट ई बाई रो, ई का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है, यहाँ के बदले में क्या लिख दूंगा, बल्क मॉड्यूलस, इसके लिए क्या लिख दूंगा मैं, बल्क मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस किसके इक्वल है, p के। तो फॉर्मूला क्या आ गया भाई, p, क्या आ गया फॉर्मूला, p बाई रो, एंड दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने दुनिया को ये फॉर्मूला दे दिया, लोगों ने सुना फॉर्मूला, लोग खुश हो गए, ताली बजाए, फटाके फोड़े, बोला चलो भाई न्यूटन ने ये भी कर दिया काम। अब आई बात कैलकुलेशन की, तो तुमको पता है ना ये P मतलब प्रेशर है ना, किसका प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू एयर। अच्छा प्रेशर ड्यू टू एयर को हम मेजर कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर। करेक्ट, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बैरोमीटर। बैरोमीटर के हमको पता है उसमें लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होती है, हमको वही तो मेजर करना है, राइट। तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, हमने अभी भी किया था थोड़े दिन पहले, P इज इक्वल टू एच रो एल जी, और यही तो फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और जी, यस और नो। अच्छा हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितनी आती है एट सी लेवल एनटीपी पे,
ये तुम लोग को कुछ याद नहीं रहता ना ये सब चीज़ें। कितनी आती है? 76 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 760 mm या 76 सेंटीमीटर। यस, तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा, कितनी हो जाएगी? 0.76 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 0.76। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी होती है? 13.6 इंटू 10⁻³ कितनी होती है? 13.6 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू कितनी लेंगे? 9.8। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको पता है कितनी वैल्यू आएगी 180 m की। कितनी होती थी वो? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.013 180 m यही होता है ना, इक्वल 180 m इज इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल। भाई ये न्यूटन ने कैलकुलेट कर ली, ये तो न्यूटन को जरूरत नहीं थी, तो पता था इतना होता है एनटीपी पे। तो उसने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया वैल्यू। कितना डाल दिया उसने? 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय, अब डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू भी तुमको लगभग याद रहनी चाहिए। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसकी याद होती है 1.293, ऐसी कुछ वैल्यू थी 1.293। अब न्यूटन ने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करो, इसको तुम सॉल्व करो, पता है कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 280 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका। तुम सोचो तो कैलसी से सॉल्व करके देख लो, वही आएगा आंसर। ये आंसर आया, न्यूटन ने दे दिया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब साइंटिस्ट लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड को एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास। कितनी आती है? 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास। न्यूटन के हिसाब से कैलकुलेशन कितना आ रहा है? इसका मतलब न्यूटन की वैल्यू क्या हो गई? रॉन्ग। अब न्यूटन रॉन्ग प्रूव हो गया भाई। अब सोच लो तुम, न्यूटन जैसा आदमी भी रॉन्ग प्रूव हो गया भाई। तो तुम जो डरते हो ना, अरे हमको रॉन्ग आएगा, ये रॉन्ग सब होते हैं भाई, न्यूटन भी रॉन्ग हो गया। अब तुम न्यूटन से ऊपर तो हो ही नहीं, न्यूटन के ऊपर तो कोई भी नहीं मुझे लगता है। ही हैज टू बी द स्मार्टेस्ट ब्रेन हु हैज एवर वॉक द प्लैनेट। ये तो आइंस्टाइन खुद भी बोल चुके हैं। इनफैक्ट मैं भी कुछ साल पहले आइंस्टाइन को ऊपर रखता था, नंबर 1, और अब आइंस्टाइन नंबर 2 हो गए, नंबर 1 न्यूटन हो गए। उसकी बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, तुम कभी पढ़ना। उसमें यूट्यूब चैनल में एक हिस्ट्री चैनल करके कोई हिस्ट्री करके एक चैनल आता था पहले, वो शायद बंद हो गया। उसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई है किसकी? न्यूटन की। कभी एक बार रीड कर लेना, वो तुमको समझ में आ जाएगा हम कहाँ वो कहाँ थे। कहाँ है तो चलो वो छोड़ दो, अभी हम बहुत नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उसके सामने। तो न्यूटन यहाँ पे रॉन्ग हो गया भाई, दुनिया पागल हो गई। दुनिया वाला भाई न्यूटन रॉन्ग हो गया मतलब अब क्या होगा? न्यूटन की कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई भाई यहाँ पे। अब न्यूटन को जो लगा, न्यूटन ने बताया दुनिया को। फिर आफ्टर सम टाइम एक नया साइंटिस्ट आया बोर्ड पे, जो शायद न्यूटन का फ़ैन रहा होगा। उसने बोला कि यार न्यूटन सर इतने गलत कैसे हो सकते हैं? तो उसने फिर ये थ्योरी को वापस रिविजिट किया और उसने कुछ थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन किया। न्यूटन पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं था, हाँ न्यूटन की कुछ जो सोच थी कहीं उसको ट्वीक चाहिए था वहाँ पे। तो जो नया साइंटिस्ट आया उसका नाम था लाप्लास। शायद सुना होगा या तुम सुनोगे आगे, मैथ में तुम पढ़ोगे लाप्लास इक्वेशंस। तो लाप्लास करके एक साइंटिस्ट आया नया, और उसने बोला कि भाई मैं बताता हूँ इसका सही तरीका क्या होगा। और न्यूटन की थ्योरी पे ही उसने काम किया, ऐसा नहीं कि कुछ नई थ्योरी थी खुद की, उसने ट्वीक किया वो। पर के इतना समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे निकाला न्यूटन ने। ठीक है, अब तुम्हारी बुक में ये डेरिवेशन कुछ नहीं दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट गिवन, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। उन लोगों ने क्या किया, सीधा ये फॉर्मूला आ गया, सीधा यहाँ से ये जंप कर दिया तुम्हारी बुक में। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई ई के बदले ये पी कैसे आ गया भाई। तो ये मैं तुमको डिराइव करके बताया, ये ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तुम समझ सकते हो इसलिए मैं तुमको करके दिखाऊँ। अगला जो डेरिवेशन करके दिखाऊंगा वो शायद समझ भी नहीं पाओगे, या शायद ट्राई कर लेना एक बार, मैं बताऊंगा चीज़ें क्या होती है। पर ये समझ में आना चाहिए कि भाई ई के बदले यहाँ पे क्या आ गया है, पी आ गया है। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पे न्यूटन हुआ फेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब इसका सही तरीका क्या होगा। तो फिर से हम यही थ्योरी में आता है। ठीक है, ये क्या है? कंप्रेशन। ये क्या है? रेयरफैक्शन। कंप्रेशन हाई प्रेशर रीजन है, रेयरफैक्शन क्या है? लो प्रेशर रीजन। अब देखो क्या हो रहा है, अब लाप्लास क्या बोल रहा है, लाप्लास की स्टोरी सुनो। लाप्लास बोल रहा है कि भाई ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन रहे हैं ना, तो कंप्रेशन में हीट एनर्जी बन रही है, कंफर्म सही है, न्यूटन ने सही बोला है कि हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन लाप्लास बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत रैपिड प्रोसेस है। क्या है ये? रैपिड। ये स्लो नहीं है भाई, इतना आराम नहीं है, इतना टाइम नहीं ले रहा कि भाई जो हीट एनर्जी बन गई पूरी की पूरी छोड़ दी आराम से फुर्सत में ना। वो बोल रहा है कि इतना रैपिड प्रोसेस है ये कि जो कंप्रेशन है ना, इसमें जो हीट एनर्जी बन रही है वो सराउंडिंग को जा ही नहीं रही है, वो सराउंडिंग तक वो पहुंच ही नहीं सकती। वो इतना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट चल रही है वो कंप्रेशन कि जो भी हीट एनर्जी बन रही है वो सराउंडिंग को जा ही नहीं रही है। अच्छा, अब अगर कोई चीज़ एक्सचेंज ही नहीं होगी सराउंडिंग से, तो कहने से उसमें हीट एनर्जी सेम रहेगी भाई।
क्या होगी इसमें? हीट एनर्जी सेम होगी। मैंने बताया तुम लोग को ऑलरेडी कि अगर एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा सराउंडिंग को, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? मैंने बताया था 3 सिस्टम, मैं 3 सिस्टम बताया था मैंने। एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। और आइसोलेट में मतलब क्या होता है? नो, नाइदर एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कुछ भी नहीं होता वो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रही है, एक्सचेंज ही नहीं हो रही हीट की। तो अगर एक्सचेंज नहीं होगा हीट का, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा भाई, टेम्परेचर तो बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये लाप्लास बोल रहा है कि न्यूटन कहाँ रॉन्ग हो गया? दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह रहा है। पर यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है? हीट एनर्जी। भाई हीट एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं रही है, तो जितनी हीट है उसके पास वो उतनी ही रहेगी हमेशा, वो चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हीट एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं होती है सराउंडिंग के साथ, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। क्या बोलते हैं उसको? ये वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुन के रख लो दिमाग में, ये तुम अगले साल पूरी गाथा, पूरी कथा लिखोगे तुम इस पर, समझ में आ रहा है? और ये 3rd 4th टॉपिक ही है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट ईयर। तो ये वर्ड्स अभी से याद कर लो। एडियाबैटिक का मतलब क्या होगा? व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा ही नहीं। ये लाप्लास ने थ्योरी दी दुनिया को। लाप्लास सोचा, न्यूटन ने भी सोचा कि हाँ भाई ठीक है, तेरी थ्योरी में दम है, अब उसको प्रूव करके देखा। तो लाप्लास ने अब उसको मैथमेटिकली प्रूव किया। तो जहाँ पे हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब हीट एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोथर्मल नहीं हो गया, क्या हो गया? ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। समझ में आ रहा है? अब उसका एक बार देख लो कैसा डेरिवेशन है। मुझे पता है हमें बहुत लोगों को शायद समझ नहीं आएगा, मैं फिर भी ट्राई करूँगा समझाने की। कैसे करना है वो देख लो एक बार। थोड़ा मैथ ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैथ तो नहीं लगती मुझे, तुम देख लो एक बार। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, उसमें मैं लिखता हूँ डेल्टा क्यू इज 0। डेल्टा क्यू मतलब क्या होगा? चेंज इन हीट एनर्जी इज 0, क्योंकि हीट एनर्जी चेंज नहीं हुई, एक्सचेंज ही नहीं हुआ, तो ये 0 होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। और आइसोथर्मल में क्या चेंज होता, तो क्या कांस्टेंट होता था? तो वहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू 0, वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी चेंज नहीं होता है कभी, वो 0 होता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये लाप्लास ने बोला। ठीक है, तो अब देखो इसका कैसा होता है। इसका जो इक्वेशन बनता है वो ऐसा बनता है, P इज इक्वल पी वी, यहाँ पे मैं लिखूंगा गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब तुम बोलोगे सर ये गामा क्या होता है? तो इस गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? एडियाबैटिक रेशियो बोलते हैं इसको। ठीक है, एडियाबैटिक रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तुमने देखा हुआ है ऑलरेडी, मतलब ये चीज़ें तुमने देखी होगी, अभी हमने की थोड़ी देर पहले। क्या मतलब होगा इसका? ये सिंबल क्या होता है? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, उसी के रेशियो क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक रेशियो बोलते हैं। ये तुमने देखा हुआ है ऑलरेडी, राइट? उसको गामा बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग डायटोमिक गैसेस, मोनोटोमिक गैसेस, ट्राइटोमिक गैसेस, पॉलीटोमिक गैसेस, सब के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो पी वी गामा इज कांस्टेंट ये था। अच्छा, फिर से हम सेम सब करेंगे जो पहले किया था। क्या करेंगे? हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? तो ये अभी भी u और v का टर्म है, तो क्या आएगा? डेरिवेशन करेंगे। क्या आएगा डेरिवेशन? p डेरिवेटिव ऑफ v गामा। अब v गामा का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? चलो बताओ, अब ये तो मैथ की टेस्ट जैसी हो गई है। v रेस टू गामा का डेरिवेटिव लेना है हमको, तो क्या आएगा भाई? मैथमेटिकल मेथड्स आप लोग ने घसा होगा, वो तो घसना भी चाहिए था। ये सब के बिना फिज़िक्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और अब ये बहुत डिफ़िकल्ट थोड़ी ना, पी वी गामा का डेरिवेटिव लेना है हमको। चलो एक तो तुमको आ ही जाएगा ना, वी गामा आएगा बाहर और क्या हो जाएगा? डी पी, ये तो आ गया। पहला वाला टर्म क्या आएगा?
इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? हाँ, ये कैसे निकाला बेटा? करेक्ट ना भाई? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता था कि x रेज टू n होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? n x n माइनस 1, बराबर है? तो मैं ये नहीं कर सकता यहाँ पे, इसका क्या होगा? हाँ, क्या होगा इसका बेटा? इसका होगा गामा, मतलब n हुआ ना वो, फिर v गामा माइनस 1। अच्छा, बट हमको v का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो v का डेरिवेटिव लेंगे कितना होगा? dv हो जाएगा। कितना हो जाएगा? dv। समझ में आया? ये मैंने सेम एग्जैक्टली यही किया है जहाँ पे जो कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली यही हो रहा था, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ dx कितना होता है? 1 ही तो होता है, और यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? dv हो जाएगा। क्या समझ में आया? डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव प्लस फिर ये बाहर निकालूंगा मैं v गामा, ये कितना हो जाएगा? dp। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0, तो कितना हो गया ये? 0। समझ में आया इतना? अच्छा, अब मैं क्या करूँगा भाई? उसको लेके जाऊँगा वो साइड, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? p गामा को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा v गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dp v गामा, और dv कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ये। अच्छा, v गामा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं भाई? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गामा p v गामा इंटू वी रेज टू माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं, ऐसा और नो? अच्छा, v रेज टू माइनस 1 का मतलब क्या होगा? 1/v होगा। क्या होगा? 1/v। तो मैं फिर ये सब हटा रहा हूँ, स्कॉलर तो हो ही तुम, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया v इक्वल टू माइनस डी पी वी गामा अपॉन डी वी। अच्छा, v गामा क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अच्छा, v को मैं उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा p माइनस डी पी, और ये हो जाएगा v बाई डी वी। यस और नो? यही हुआ। अच्छा, v को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, तो गामा p इज इक्वल टू माइनस डी पी डी वी बाई वी। फिर से क्या आ गया? ये फिर से बल्क मॉडुलस हो गया, ये फिर से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया ये, तो मतलब किसके इक्वल हो गया? ये बल्क मॉडुलस, मतलब k हो गया है। इस बार k की वैल्यू कितनी आ गई? गामा p कितना आ गया? न्यूटन को कितना आया था? सिर्फ p आया था। कितना आया था? p। अब सेम फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ऑफ e बाय रो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? e के बदले क्या लिख दूंगा मैं? गामा p बाय रो। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, एयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भूल जाओगे हम जो लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, हाँ करेक्ट, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यस और नो? अच्छा, ये सारी गैसेस कैसी है? डायटोमिक गैसेस। कैसी है? डायटोमिक गैसेस। तो डायटोमिक गैसेस के लिए गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.4। कितनी होती है? ये तुम पढ़ोगे नेक्स्ट, सब आएगा समझ में, ठीक है। तो ये किसके लिए होती है? डायटोमिक गैसेस के लिए। और एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है भाई? डायटोमिक गैसेस होती है। तो गामा की वैल्यू डाल दो 1.4, तो कितना हो जाएगा ये? 1.4। अच्छा, पी बाय रो हमने ऑलरेडी निकाला था भाई। कितना निकाला था हमने? 280 के आसपास। प्लीज जरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना आ रहा है। 1.4 इंटू 280 कितना आएगा? अच्छा, अरे तो ठीक है, तो एक काम करो, 1.4 इंटू कितना आया था पी बाय रो अपना? 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय ये कितना था डेंसिटी? 1.293। इसको चलो लॉग टेबल है क्या किसी के पास? लॉग टेबल से सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। लॉग टेबल से सॉल्व करो इसको।
चलो उसको लॉजिकली करते हैं एक बार, ठीक है। 1.4 डिवाइड बाई 1.293, देखो ये तुम्हारा जो है ना 1.4 और 1.293 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लगभग 1.0 समथिंग आएगा भाई। 1.4 को 1.293 किसके इक्वल होगा, 1.3 के इक्वल होगा। 1.4 को 1.3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा ये 1.013 है, इसका एक डेसिमल शिफ्ट कर दो। मैं आप तुमको अप्रॉक्सीमेट करके बता रहा हूँ कैसे आ रहे हैं, ठीक है। इसको मान लो 1, ऑलमोस्ट कितना मान लिया मैंने, 1 मान लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा अब इसको मैंने मान लिया 10.13, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा। 10⁴ बाहर जाएगा तो कितना आएगा, 10⁴ हो जाएगा, वो बाहर आ गया। अच्छा रूट ऑफ 10.13 कितना होगा तुम्हारा, 10 का रूट कितने किसके आसपास होगा भाई, भाई 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 10 का 3 के ऊपर आएगा, कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 देख लो, एटलीस्ट 10.13 देख लो, स्क्वायर रूट तो होगा ना इसमें, स्क्वायर रूट्स ऑफ 10 डबल डिजिट है ना रे, है ना ये कितना है 3.209 ना, 10.1 का 3 ना, रूट तो देखोगे तो कितना है 3.178 और कितना है 5, तो 3.183 हो गया ना, 3.183 हुआ इसका, राइट। अच्छा 3.183 को 10⁻² से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 318 के आसपास आ गया, कितना आ गया 300, ये हमको अप्रॉक्सीमेट आया ना। लाप्लास ने जब उसको सॉल्व किया तो उसको इसका आंसर आया, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं, इसका डायरेक्ट आंसर आया उसको कुछ अप्रॉक्सीमेटली 322 मीटर पर सेकेंड। हाँ अब वो तो टेम्परेचर पे है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 है, और टेम्परेचर के साथ भी चेंज होती है ना स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो उसको कितना आंसर आया 320, तो एक्सपेरिमेंटली भी लोगों को इतना ही आया था आसपास, ये तो हम अप्रॉक्सीमेशन में ले रहे हैं, ठीक है। और लाप्लास को भी इतना आ गया, तो लाप्लास की ये थ्योरी सही हो गई कि जो उसने न्यूटन ने बताई थी, वो न्यूटन की थ्योरी उसने फॉलो की, उसने सिर्फ थोड़ा सा ट्वीक किया, क्या डाल दिया उसने एक्स्ट्रा, एक गामा डाल दिया। गामा का मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक रेशियो। 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर, 322 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, लाप्लास करेक्शन। लाप्लास ने न्यूटन को करेक्ट किया इस केस में, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में, उसने ये बताया ये। तो तुमको फॉर्मूला याद रखना, ये डेरिवेशन अगेन नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे भेजे में नहीं गया तो छोड़ ही दो उसको। इतना याद रख लो कि सीधा लाप्लास का फॉर्मूला सीधा क्या आया, गामा पी बाई रो, और न्यूटन का कितना आया हुआ था, पी बाई रो आया, खाली पी बाई रो था न्यूटन का, सिर्फ गामा का फर्क है दोनों में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। क्लियर है चीज़, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉपी करना है करो, नो कंपल्शन। ये फॉर्मूला कॉपी कर लो गाइस, गामा पी बाई रो, ये इंपॉर्टेंट है, लाप्लास करेक्शन। तो हेडिंग दे दो लाप्लास करेक्शन। इसके पहले का तुमने कॉपी किया था फॉर्मूला न्यूटन वाला, तो वो लिख लो एक बार, न्यूटन का फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ऑफ p बाई रो, वो न्यूटन का फॉर्मूला था, है ना, स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडल वेव। कौन सा टूर्नामेंट है, गेमिंग करता है, कौन सा गेम खेलता है, कौन सा गेम, हाँ जाओ बेटा जाओ। इतनी सुबह सुबह कौन गेम खेलने आएगा, 9:15 बजे। तेरा पेपर तूने दिया था इसमें, अच्छा वेरी गुड। अच्छा ये सारे मैथ का पेपर है, फिजिक्स का पेपर कैसे गया तुम्हारा, ग्रेविटेशन बाद में बता दो। अरे बाबा, पार्थ कौन है, पार्थ पेपर बहुत इजी था क्या भाई, सभी को 20 में से 20 है भाई, वेरी गुड। कॉपी किया क्या लोगों ने,
मतलब मैथ में तुम लोग स्कॉलर हो। लाप्लास करेक्शन, LAPLACE, लाप्लास करेक्शन, उसका फॉर्मूला लिख लो, V इज इक्वल टू रूट गामा P बाय रो। गामा का लिख लो। हाँ, गामा का मतलब होता है एडियाबैटिक रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है CP बाई CV। CP मतलब क्या होता है, CV क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, एडियाबैटिक रेशियो। इसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। लाप्लास के हिसाब से ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, न्यूटन के हिसाब से आइसोथर्मल प्रोसेस था वो। ये कॉपी कर क्यों रहे हो तुम लोग, ये तुमको एग्जाम में नहीं आने वाला। डेरिवेशन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो तुमको समझाने के लिए मैंने बता दिया, बाकी ये डेरिवेशन आएगा नहीं, तुम्हारी बुक में भी नहीं दिया है वाला। वैसे डेरिवेशन कुछ खास है नहीं, डेरिवेटिव ही किया है हमने, अगर डेरिवेटिव तुमको आता है तो। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अभी भी बहुत लोगों को नहीं आता ना यहाँ पे। अगर तुम्हारी वेकेशन होती है, अगर होती है वेकेशन तुम्हारी 5-10 दिन, उसमें एक चीज़ ज़रूर कर लेना, इनफैक्ट 2 चीज़ करना। पहला, भगवान के पास जाके प्रार्थना करना कि हमें सद्बुद्धि दे, और रोज ही क्या करो एक्चुअली, वो भगवान की तुमको ज़रूरत है ज़्यादा, जो भगवान में बहुत मानता है। और दूसरा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो चार्ट लेना बुक को, ऐसा करके ऐसा चार्ट लेना बुक को, क्योंकि अगर वो नहीं आया ना तो तुम्हारे जो आने वाला साल है वो बहुत कठिन, मराठी में क्या बोलते हैं, कठिन होने वाला है वो साल बहुत ज़्यादा। जो दगड़ लोग हैं, दगड़ पता है मराठी में क्या बोलते हैं, अगर मराठी आती है यहाँ पे तो जो दगड़ लोग हैं उन लोग भी जाके चाटेंगे इसको, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आर गोइंग टू बी द बेस ऑफ फिजिक्स, मैथ तो ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक समटाइम दे ऑल्सो यूज दिस कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री ऑल्सो। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो कर लेना, चाहे कुछ करो ना करो, ये तो ज़रूर कर लेना भाई जाके, क्योंकि अगर ये तुमको नहीं आएगा तो तुमको बहुत कुछ नहीं आएगा आगे आने वाले साल में। फिनिश्ड। चलो, अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन ले लो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग state the factors affecting the speed of sound in air. State the factors affecting the speed of sound in air. State the factors affecting the speed of sound in air. ठीक है, चलो बताओ कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड को एयर में। एक तो तुमको पता ही चल गया भाई, डेंसिटी ऑफ एयर अफेक्ट करेगी भाई, डेफिनेटली हमको मालूम हो गया है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी भाई, कम होगी। टेम्परेचर, वेरी गुड मकवाना, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा बेटा। भाई करेक्ट, टेम्परेचर ऑफ एयर अगर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, कम होगी, ये तो पता ही है। जब भी कोई चीज़ को हीट करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, कम होती जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसी को रिलेशन याद है कुछ। फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाय, नहीं मालूम। हर डिग्री सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर के लिए स्पीड ऑफ साउंड कितने से बढ़ती है, कितना, 1/8।
आगे जो तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मुझे नहीं मालूम लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बुक में शायद नहीं भी दी हुई है, पर को पता होना चाहिए अगर तुम पढ़े लिखे बच्चे हो तो। For every degree Celsius rise in temperature, the speed of sound will increase by how much? 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर स्पीड ऑफ साउंड सपोज है 330 मीटर पर सेकेंड लेट्स से, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी भाई? 330.61 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ये कुछ मन से बनाया नहीं किसी ने, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, उसको सॉल्व किया गया है, तो ये एकदम सही वैल्यू है, गूगल में सर्च भी कर लेना। तो फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द स्पीड इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगेन इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, लिखो ना लिखो ये तुम्हारी चॉइस है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 फैक्टर हो गए हमारे पास, कौन से हो गए? डेंसिटी ऑफ एयर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर। तो फटाफट लिखो पहला फैक्टर, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी लिखो उसमें। लिखो द स्पीड ऑफ साउंड इज 4 times फास्टर, द स्पीड ऑफ साउंड इज 4 times फास्टर in hydrogen than oxygen. The speed of sound is 4 times faster than in hydrogen than oxygen. Second factor लिखो, effect of temperature. Effect of temperature लिखो उसमें। If the temperature of the air increases, if the temperature of air increases, comma, the speed of sound decreases. If the temperature of the air increases, comma, the speed of sound increases with it. कितना होता है मैं बता चुका हूँ, 0.61 मीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड। और कोई फैक्टर जो अफेक्ट करेगा स्पीड ऑफ साउंड को एयर में? अच्छा अब सोच के मुझे आंसर देना, ठीक है। अब अपने को काफ़ी कुछ रिलेशन पता चल गया ना। अब मुझे बताओ, क्या ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगी एयर में तो क्या स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट होगा उससे? क्या होगा, ज़्यादा कि कम? कम हो जाएगी, करेक्ट, वेरी गुड। तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। मतलब प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है? कम। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई इशू भी नहीं है, लेकिन तुम तो 11th में हो, तुमको थोड़ा तो दिमाग लगना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट, मतलब वाटर बढ़ेगा ना, मॉइस्चर मतलब वाटर, H2O भाई वो बढ़ रहा है, राइट। ध्यान से देखो, अगेन वेरी वेरी माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। नेचुरली लोगों को यही लगेगा अरे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा बेटा, देखो कैसे नहीं हो रहा। इमेजिन करो कि तुम पार्ला ईस्ट में खड़े हो, एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में जहाँ पे AQI 250 चल रही है अभी, वेरी वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं बाहर। वहाँ पे तुम्हारे पास डस्ट पार्टिकल्स और कंस्ट्रक्शन जैसे जो लेड पार्टिकल्स एंड वॉट एवर जो भी है वो तो सब परसिस्ट हो ही रहा है एयर में, उसको तो छोड़ ही दो, मैं उसको काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। 1 मीटर ऑफ क्यूब मैंने ली एयर, कितनी ली मैंने? 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर ली। तो जैसे मैंने बताया एयर में कौन सी गैसेस ज़्यादा है अभी? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, राइट। तो N2 है, O2 है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, क्या हो गया? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा अब क्या हुआ भाई? ह्यूमिडिटी बढ़ी
तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मतलब सेम वॉल्यूम में, मैं सेम वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ अभी, 1 मीटर क्यूब भाई, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, वो तो रिप्लेस हो जाएंगे। किससे रिप्लेस हो जाएंगे? वाटर के। वाटर क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे अभी भी कुछ N2O2 तो है, अभी भी सारे थोड़ा ना रिप्लेस हुए, कुछ रिप्लेस हो गए, H2O भी आ गया। अच्छा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा होगा, N2O2 का कि H2O का? सोच समझ के आंसर दे देना मुझे। H2O का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। आर यू सीरियस? आर यू रियली सीरियस? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ही तो होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? कितना होता है? 16। यस और नो? तो 2 और 16 कितना हुआ? 18। यहाँ पे कितना हुआ? ये 32। यहाँ पे कितना हुआ? 40। 14 × 2 ना, कितना हुआ? तो मॉलिक्यूलर मास कम हुआ कि ज़्यादा हो गया? कम हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम तो उतना ही है, ओवरऑल मास क्या हो गया? तो डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? तो पागल आदमी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सेम है, H2O आ गया मतलब कम हो गया ना। तो ये क्या हो गया भाई? कम हो गया। तो डेंसिटी क्या हो गई भाई? कम हो गई। इसका मतलब ये है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना, तो डेंसिटी क्या होती है भाई? कम। और अगर डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर साउंड ट्रैवल करेगी ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर में, तो किसमें फास्टर होगी? अब ये चाहिए तो करके देख लेना एक्सपेरिमेंटली, यही आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया? अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन तुमको कोई बुक में नहीं दिया होगा, ये तो इसका आंसर मैंने भी निकाला ही होगा भाई कहीं से, मेरे को भी नहीं मालूम इसका आंसर ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी शायद लॉजिकली तुम्हारी एज में यही सोचता कि भाई वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, H2O मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर बढ़ रहा है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। सही है सोचना, गलत नहीं था। पर ये टेक्निकलिटी कि भाई उसका ओवरऑल मास कम हो गया भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या? इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट फैक्टर जो होगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी में क्या लिखोगे? इफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेज विद इट। H2O का तुम लोगों का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा लग रहा है क्या? अरे बेचारा हाइड्रोजन है भाई, कमज़ोर है बहुत, पहला एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल का। अरे कमज़ोर इन सेंस मतलब उसके मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन भाई। फिनिश्ड? तो लिख लो, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज इन एयर, द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेज विद इट। इनफैक्ट कोई रेफरेंस बुक में दिया भी है कितने से बढ़ जाता है, तो आई थिंक 5/8 टाइम्स से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है ह्यूमिड एयर में देन ड्राई एयर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर कोई चेन्नई में रहता हो, कोई राजस्थान में रहता हो, तो स्पीड ऑफ साउंड कहाँ में ज़्यादा होगी? चेन्नई में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। राजस्थान का वेदर क्या है? ड्राई वेदर है, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी सी क्या, अभी थोड़ी सी होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा सर, 1-2 घंटा नहीं लगेगा सुनने में, डिफरेंस बहुत ही मिनिमम होगा, मिनिमल होगा वो, ठीक है। ऑलराइट, चलो। अच्छा, अब हमको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहिए फ्रॉम द CT पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर? ये तो मैंने जो तुमको लिखा दिया लास्ट टाइम, वो तो मैं तुमको बता दिया था कि वो ही होता है। अब रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच? लिखने के बाद भी तुम नहीं बता पा रहे हो मुझे, भाई रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे? कर सकते हम। V का फॉर्मूला क्या है? गामा P/ρ। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, लाप्लास का करेक्शन दिया तो अब यही यूज़ करेंगे, हमारे लिए यही फॉर्मूला है मेन। न्यूटन का फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, यही यूज़ करेंगे हमेशा। अच्छा, इमेजिन करो कि मेरे पास एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस में साउंड ट्रैवल कर रही है, सब आइडियल है हमारे लिए, पूरी वर्ल्ड, सिर्फ हम आइडियल नहीं, बाकी सब आइडियल है हमारे आसपास। ठीक है, आइडियल गैस मैंने ले ली, तो तुमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV = nRT। तो भाई ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, बरोबर है। तो मैं सारी चीज़ें डालूंगा, देखो ध्यान से कैसे होगा। V = गामा, P को मैं वैसे रख रहा हूँ फिलहाल, और डेंसिटी का मास में वॉल्यूम, तो मास यहाँ आ जाएगा, वॉल्यूम ऊपर चल जाएगा, यस और नो, है ना। अच्छा, PV के बदले क्या लिख दूंगा मैं? nRT।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा V इज इक्वल टू गामा और PV के बदले क्या लिख दूंगा मैं nRT. सो nRT अपॉन m. ठीक है. अच्छा अब n का याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम, m अपॉन m नॉट होता है, याद आ रहा है, मास अपॉन मोलार मास. तो n के बदले में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू गामा, n के बदले क्या हो जाएगा m आर टी अपॉन m नॉट और नीचे m. ये mm क्या हुआ कैंसिल, तो क्या आ गया V इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन m नॉट. अच्छा मॉलिक्यूलर मास कभी चेंज होगा क्या? आइडियल गैस का नहीं. गामा तो खुद एक कांस्टेंट है, एडियाबैटिक कांस्टेंट बोलते हैं. आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी का रिलेशन कैसे आ गया भाई? वेलोसिटी बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कॉपी कर लो, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर. ये CT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. CT के न्यूमेरिकल्स इस रिलेशन से सॉल्व हो जाएंगे. क्लियर है? सब समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बैठने नहीं बोला बेटा, खड़े रहना है. पाँव पे दर्द होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा ना. हम पढ़ के आएंगे नेक्स्ट टाइम. अगली बार फिर आओ क्लास बिना पढ़े, मैं फिर खड़ा रखूँगा. देखो मुझे दुख हो रहा है कि आज अच्छी स्टूडेंट भी खड़ी है. आज पढ़ के क्यों नहीं आए? पढ़ के आना ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम पढ़ के आओ नेक्स्ट टाइम अच्छे से. ठीक है. बेटा तुम लोग थक नहीं रहे हो खड़े हो गए पनिश हो के? तुम लास्ट टाइम भी खड़ी थी ना, इस बार भी खड़े हो, अगले साल भी खड़े रहोगे. अगली बार पढ़ के आओगे अगली बार अच्छे से. तो फिर कैसे भूल जाते हो? पढ़ के आके कैसे भूल रहे हो? फिर मुझे समझ नहीं रहा तुम पढ़ के कैसे भूल रहे हो. और इतना डिफिकल्ट क्या पूछा मैंने? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तो डेफिनेशन भी नहीं पूछ रहा. पीछे पढ़ के क्यों नहीं आते हो? आई थिंक लास्ट क्लास यू वर एब्सेंट इजंट इट? यू वर प्रेजेंट. पढ़ के क्यों नहीं आ रहे हो? टाइम नहीं मिला पढ़ने का. कैसे पढ़ के आ रहे हो फिर? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भाई, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? तुम लोग बोल रहे हैं मास ये वो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस. ठीक है. तो अगर दो गैस में स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करने बोलेंगे, तो या तो तुम कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, या तुम कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोलार मास. वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है CT में. तो या तो मोलार मास पे कंपेयर करो या टेम्परेचर पे. दो गैसेस के बीच में बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. दो गैसेस के बीच में अगर कंपेयर करने बोलेगा स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है हाइड्रोजन में, बोले ऑक्सीजन में दी है, बोले बताओ स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन क्या होगा भाई तुमको मोलार मास का. और बोलेंगे टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो दोनों का मोलार मास में तुमको अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? डन 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 डन. चलो अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे फॉर्मूला में कहीं भी प्रेशर है क्या? इस पूरे फॉर्मूला में कहीं भी प्रेशर है क्या? है प्रेशर यहाँ पे? नहीं है ना. तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? विल इट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड? क्या प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करेगा? देखो बहुत को लगता है सर हाँ करेगा, प्रेशर पड़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड. अब देखो प्रेशर क्यों नहीं अफेक्ट करेगा. सिंपल रीजन है. यहाँ से देखो ये फॉर्मूला को, गामा द कांस्टेंट इसको तो निकाल दो. ये P/ρ को ध्यान से देखो. अगर एक मीडियम का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी? उसकी डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी ना भाई. प्रेशर इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेंसिटी. तुमको पता है. तो अगर प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, उसकी चेंज नहीं होगी डेंसिटी, उसकी होगी. अच्छा, या अदर वे अराउंड, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या प्रेशर नहीं बढ़ेगा उसका? भाई बढ़ेगा उसका प्रेशर. तो यहाँ पे अगर मैंने डेंसिटी बढ़ाई तो यहाँ पे प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना. यहाँ पे अगर डेंसिटी बढ़े तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा. लेकिन इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट. वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है. इसका रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये है कि मैं अगर डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया भाई. मतलब अब हमको प्रेशर को वापस थोड़ा लेना है. डेंसिटी का तो मैंने ऑलरेडी रिलेशन ले लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो मेरे को प्रेशर को बार बार थोड़ा लेना है कि मैं पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल करूँगा फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दूंगा. तो अगर ये 2 से कम हुआ तो ये कितने से बढ़ जाएगा? ये 2 से कम हो तो ये भी कितने से कम हो जाएगा? 2 से कम हो जाएगा. हो गया भाई, रेशियो कांस्टेंट है वो. इसका मतलब ये है कि प्रेशर अफेक्ट
नहीं करेगा स्पीड ऑफ साउंड को. स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुमने शायद स्कूल में पढ़ा होगा कभी ना कभी. तो लिखो ये फैक्टर भी एक. इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखो और उसमें लिखना है हमको इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखो. स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. हाँ, लेकिन ये है कि अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो फिर डेंसिटी भी तो चेंज हो रही होगी ना. रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा. यस यस. देखो अब अगला जो पार्ट है, हाथ उठा देना किसने किसने आज तक नहीं पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. याद है? लाउडनेस, पिच, क्वालिटी. पढ़ा है सब? ये सब पढ़ेला है कि नहीं लाइफ में? कौन कौन है यहाँ पे जिसने कभी सुना ही नहीं है? हाथ उठा दो प्लीज. अगर नहीं सुना है ना आज तक तो फिर इस साल भी मत सुनना, वो छोड़ ही दो फिर. वो पढ़ा है, सबको पता है लाउडनेस क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, पिच क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी लाउडनेस में क्या डिफरेंस होता है, ये सब पढ़ा है ना. आईसीएसई वालों ने तो घसा होगा लास्ट ईयर साउंड में, याद आ रहा है कुछ? और एसएससी वालों को भी था, आई एम श्योर, कभी ना कभी तो पढ़ाई है तुमने भी ना. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, वो दिया है अब इस साल बुक में. तो अनफॉर्चुनेटली हमको करना पड़ेगा वो. अब उसमें से सीटी में कितने क्वेश्चन आते हैं दैट आई एम नॉट श्योर. मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि उसमें से क्वेश्चन आते हैं कि भी नहीं, पर करना तो पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ ऐसा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम वही पार्ट कर लेते हैं अभी पहले. ठीक है, उसके बाद जो पार्ट बचेगा सबसे इम्पॉर्टेंट, अरे भाई नेक्स्ट पार्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे नॉवल कॉन्सेप्ट है, डॉपलर इफेक्ट. वो करेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे. थोड़ा सा फ्रेश होके आना, जितने लोग आएंगे सब फ्रेश होके आना. वो कॉन्सेप्ट एक बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और दुनिया इधर से उधर हो जाएगी तुम्हें जब सुनोगे तुम. डॉपलर करके एक साइंटिस्ट का शायद नाम सुना होगा, डॉपलर इफेक्ट. सुना है कभी इसका नाम? भाई बहुत महान साइंटिस्ट है, उसका नाम नहीं सुना तो थप्पड़ मार लूँगा आपको. बहुत ही महान साइंटिस्ट है भाई वो. डॉपलर इफेक्ट अगर नहीं होता तो हम आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरी नहीं कर पाते यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है. ठीक है, और डॉपलर इफेक्ट एक्चुअली देखा जाता है तो मैं अभी तुमको समझाऊंगा, तुमको एक मिनट में समझा जाएगा. डॉपलर इफेक्ट कितना सिंपल है भाई. एम्बुलेंस की कभी आवाज़ सुनी है? तुम्हारे पास जब एम्बुलेंस आती है तो कैसे उसकी आवाज़ होती है, और जब एम्बुलेंस जाती है तो उसकी आवाज़ कैसे कम होती जाती है, देखा है कभी? या तुमने वो देखी कि स्पोर्ट्स कार की जो रेसिंग होती है, होता है ना, कितनी बार आइडिया में आता है ऐसा करके धीरे से ऐसा एको होता है, तुम लास्ट तक आते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी स्टिलनेस कम होती जाती है. राइट, बेसिकली क्या हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. क्या हो रही है? और डॉपलर इफेक्ट इसी का बात कर रहे हैं. किसका बात कर रहे हैं? चेंजिंग फ्रीक्वेंसी. बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई. फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई मतलब डॉपलर इफेक्ट है. पर ये कैसे आया है ये हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम डिटेल में. ठीक है, प्रॉपर डेरिवेशन भी करेंगे और फॉर्मूला. उसमें से सीटी में क्वेश्चन आते हैं भाई भर भर के, वो वेव का पार्ट है. ठीक है, तो आज अभी सिंपल पार्ट कर लेते. तुम्हारा प्रैक्टिकल भी आज कुछ लोगों का मैं सुना. लाउड साउंड का हमारी लाइफ में क्या है यूज केस? भाई सिंपल है. लाउडनेस क्या करता है भाई? लाउडनेस हमें हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड साउंड है ना फेंट साउंड. क्या है वर्ड? फेंट. फेंट मतलब इसकी लाउडनेस क्या है? कम है. अब ये टर्म याद रखना है अपने को लाइफ में, लाउड साउंड एंड फेंट. लेकिन उसकी कंडीशन है बॉस. कंडीशन क्या है कि भाई दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए भाई. पहला फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दोनों की क्वालिटी भी क्या होना चाहिए? सेम. क्वालिटी क्या होती है हम देखेंगे थोड़ी देर में. अभी तभी तुम दो साउंड के बीच में तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ठीक से. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है चीज़? तो लाउडनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन, बोथ हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाउडनेस बोलते हैं. सिंपल. लेकिन मुझे बताओ क्या लाउडनेस है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है कि सब्जेक्टिव इन नेचर है? क्या मतलब होता है इसका? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. जैसे तुमने कल पेपर दिया ग्रेविटेशन का, वो सब्जेक्टिव इन नेचर था कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर था? दोनों था. अच्छा, फिल इन द ब्लैंक और वो सब भी थे क्या? एमसीक्यू थे. तो एमसीक्यू को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव इन नेचर. उसमें तुमको या तो फुल मिलेगा या तो जीरो मिलेगा, उसमें बीच का कुछ काम नहीं है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है? तुमने की रीजन लिखा, टीचर को तुम्हारा एक ही पॉइंट समझ में आया, एक पॉइंट तुमने कचरा लिख दिया, तुमको गए मार्क्स, तुमको दो में से एक मिला. तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे तुम ऐसे लिखते हो, तुमने अभी भी इंग्लिश तो ली होगी, 2 साल तो तुम इंग्लिश घसने वाले हो,
तो उसमें तुम ऐसे लिखोगे, रिपोर्ट राइटिंग और ये सब होता है कि नहीं, तो उसमें जब तुम ऐसे लिखते हो तो तुमको फुल मार्क्स मिलते हैं क्या? नहीं। और उसमें भी कैसा है, टीचर टू टीचर वेरी होगा, कोई टीचर को अच्छा लगा तो उसने ज़्यादा मार्क्स दे दिया, कोई टीचर को अच्छा नहीं लगा तो उसने कम दे दिया। ये नहीं है कि भाई तुमने रॉन्ग लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, उसको बोलते सब्जेक्टिव नेचर। तो लाउडनेस भी क्या होगा वैसे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी एक आदमी के लिए लाउड साउंड हो और किसी एक आदमी के लिए वो साउंड बिल्कुल भी लाउड नहीं, उसको बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। जैसे एक बहरे को ले लो, नहीं एक ये फैक्ट है ना, जो डेफ होगा उसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो कम होगी, तो उसके लिए वो साउंड लाउड नहीं होगा। हंस क्या रहे हो, वो तो है, फैक्ट है वो तो लाउडनेस इज व्हाट, सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव इन नेचर है, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर लाउडनेस को फिर भी हम मेजर करते हैं, लाउडनेस को हम फिर भी मेजर करते हैं, और उसकी यूनिट होती है फॉन। याद आ रहा है क्या होती है? फॉन, PHON, फोन में से ई हटा दो, क्या आ जाएगा? फॉन हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब अगला क्वेश्चन, अगेन बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस। लाउडनेस किस पर डिपेंड करेगा भाई? पहला फैक्टर तो बता दो एटलीस्ट। डेसिबल फॉर इंटेंसिटी बेटा, वो हम आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, इंटेंसिटी होती है। लाउडनेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे गाइस? हाँ, किसका डिस्टेंस, किसके बीच में डिस्टेंस, करेक्ट। लाउडनेस विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यस और नो? तुमने देखा होगा गरबा वरबा करने जाते हो कि नहीं, तो अगर स्पीकर के बीच घुस जाओगे तुम लाउड डेफ हो जाओगे तुम, लेकिन तुम जितना दूर जाओगे स्पीकर से लाउडनेस क्या होगी, उतनी कम होती जाएगी। तो लाउडनेस इस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। एक्सपेरिमेंट में मालूम पड़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। फिर और कोई फैक्टर? ठीक है, एक फैक्टर सही बोला उसने, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लिसनर, बेसिकली लाउडनेस डिपेंड करता है। हाँ फिर, हाँ मीडियम इन ट्रैवल, वेरी गुड। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। बताओ तो बेटा कैसे मीडियम अफेक्ट करेगा? हायर द मीडियम, मीडियम हाई हो गया। हाँ, हायर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, साउंड वेव स्लो हो जाएगी। बेटा हमने तो अब तक कुछ और पढ़ रहे थे, हम तो पढ़ते स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट होती सॉलिड्स में। देखो उसने जो बोला है वो सही है कि डेंसिटी तो मीडियम में डिपेंड करेगी, और अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस भी क्या होगी भाई? ज़्यादा होगी। सही है, ये सब आप सही है, लाउडनेस ज़्यादा होगी। और कोई फैक्टर? तुमको बैठना है? अच्छा बैठ जाओ, चलो आंसर तो दिया कुछ। लाउडनेस इस पर डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने बताया नहीं, क्या लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा? लाउडनेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जिस वेव की एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी, आँख बंद करके लिखो लाउडनेस ज़्यादा है भाई उसकी, सो इज लाउडनेस, सो इज लाउडनेस। लाउडनेस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड सो इज इंटेंसिटी। दोनों ही डिपेंड करेंगे हम लोग, किस पर डिपेंड करेंगे? स्क्वायर ऑफ। और फैक्टर हो गया। और कोई फैक्टर? यार इतनी, ये तो लॉजिक है, साइंस मतलब पीछे रह गई इसमें। तो ये तो मतलब दिमाग थोड़ा सा यूज़ करके बताना है कि भाई लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगी। लाउडनेस तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? और तुमको ये लाउडनेस एक्सपीरियंस करना है, अगर तुम्हारी इच्छा है अभी भी, तीव्र इच्छा, तो एक काम करो, देखो अभी मेसी आने वाला है मुंबई, आ गया है ना? हाँ तो आ गया होगा, तो चले जाओ एयरपोर्ट में उसको लेने, या वो जिस होटल में रुका है वहाँ पे आके खड़े हो जाओ वेलों की तरह। फिर देखो वहाँ पे जो लोग हैं वो करेंगे तो चिल्लाएंगे, तुमको मालूम है लाउडनेस क्या होता है? जो गाड़ी के नीचे आने की कोशिश करेंगे, गाड़ी के पीछे जो भागेंगे उसके। इंडिया में यही होता है। अभी कोलकाता में तुमने देखा क्या हुआ? स्टूडेंट स्टेडियम को जला दिया, तो फोड़ दिया, बॉटल फेंका, उनका बचा होता वो मेसी पे फेंकते हो लोग बॉटल। वो तो मेसी सिक्योरिटी में है, जेड सिक्योरिटी में होगा बेचारा वो तो। वो मेसी आके पूछ रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। समझ रहे? तो मेसी को लोग अर्जेंटीना में इतना पसंद नहीं करते जितना वो कोलकाता के लोग पसंद कर रहे हैं। मेसी बोल रहा है मैं तो फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द लास्ट टाइम आऊँगा मैं यहाँ पे, मैं तो आ नहीं रहा यहाँ पे। वो देखना लाउडनेस क्या होता है, वहाँ जाओ, यू विल गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ लाउडनेस देयर। लाउडनेस इस पर डिपेंड करता है। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी जो सीज़न है ये, कैन से दिस इज वेडिंग सीजन, बहुत लोग जा रहे होंगे वेडिंग्स में, तो तुमने वेडिंग में बारात निकलती है, यहाँ पे जो टाइम वेस्ट होता है वो ऐसा बजाते हैं रोड पे जमा करके लोगों को। मकवाना डांस भी किया रहेगा कभी, तो तुम देखा होगा ढोलक का अगर साइज़ बड़ा होगा ढोल का, तो उसमें लाउडनेस क्या होती है? ज़्यादा।
और अगर छोटा होगा तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। ये तो कभी ऑब्जर्व किया होगा ना, इतना सा लेके जाओगे बजाने तो उसका साउंड ज़्यादा आएगी नहीं, लाउडनेस ज़्यादा नहीं आएगी। तुम चाहते हो कि पूरी बिल्डिंग हिले, पूरा मोहल्ला सुने, तो तुम बड़े बड़े ढोल मंगाते हो ना, वो बजाते हो लोग। तो इसका मतलब ये है कि लाउडनेस विल डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। यस और नो भाई, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, लाउडनेस उतनी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। लॉजिक है। इसका और एग्जाम्पल दे सकते हो, तुम लोग में से कितने पापी लोग मंदिर जाते हैं? कोई है पापी लोग मंदिर जाते हैं? पापी लोग ही मंदिर जाते हैं डर के मारे, भगवान को, अरे भगवान पाप मेरा माफ़ करो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुम घंटी घंटी बजाते हो जाके, तुम देखा डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स की साइज़ होती है वो बेल्स की। तो बड़ी बेल का साइज़ होगा तो उसमें थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आता है, छोटी वाली होगी तो आवाज़ थोड़ी कम। तो लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। याद रखना है अभी, तो लॉजिक था ये तो कि लाउडनेस इस पर डिपेंड करेगा। और कोई फैक्टर पिच पे डिपेंड करेगा? पागल हो गया क्या, पिच पे डिपेंड नहीं है। पिच और लाउडनेस तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। और कोई फैक्टर? फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी पे नहीं फर्क पड़ता लाउडनेस को। लाउडनेस इज एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ना। लाउडनेस और इंटेंसिटी वही होती है। और कोई फैक्टर है क्या? देखो मेरे को याद आ रहा है पर तुमको याद नहीं आ रहा। अच्छा, सबको पता है रेजोनेंस क्या होता है? अच्छा, एक रेजोनेंस हम बाद में देखेंगे, थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। चलो इतने तो फैक्टर ज़्यादा, कोई एक फैक्टर और है मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में जब रेजोनेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगेन लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, कोई कोई तुम अगर स्कूल के बच्चों की बुक में देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर। किस पर डिपेंड करता है वो? सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर। तुम मत लिख देना, तुमको लगेगा स्कूल से आ गया कोई सीधा, ठीक है। ये एक फैक्टर और है, वो भी डिस्कस करेंगे थोड़े में, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी लाउडनेस में बहुत ही सटल डिफरेंस होता है। इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। क्या है वो? उसको बहुत अच्छे से मेजर करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी की जो एसआई होती है वो देखना ध्यान से, क्या होती है? पढ़ा है बहुत लोगों ने, क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या होगी इसके एसआई यूनिट? वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें हम उसको मेजर नहीं करते, साइंटिस्ट लोग इसमें मेजर नहीं करते। साइंटिस्ट लोग मेजर करते हैं उसको किसमें? डेसीबेल। किसमें मेजर करते हैं? डेसीबेल में करते हैं। तो जो लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड है जो मैं सुन सकता हूं, उसकी वैल्यू क्या होगी? लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हाँ 20 डेसिबल। नहीं, इंटेंसिटी इज नॉट, इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। इंटेंसिटी को तो मैं बहुत अच्छे से मेजर कर सकता हूँ भाई, सवाल ही नहीं है। अबे पागल आदमी, वो हर्ट्ज है, मैं इंटेंसिटी पूछ रहा हूँ मैं, तू कहाँ चला गया भाई? लोवेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड ह्यूमंस कैन हियर। अरे बेटा वो इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वो अलग चीज़ हो गई, वो अलग हो गई। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं हम। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का वही रिलेशन जो तुम्हारा और फिजिक्स का है अभी राइट नाउ, अलग अलग। कितना होता है नहीं मालूम किसी को भी यहाँ पे। अच्छा, तुम लोग ने कभी स्कूल में सुना होगा डायलॉग होता है एक टीचर का कि अरे प्लीज़ मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पिन जब गिरती है नीचे ना, तो जो वो साउंड आता है वो बहुत ही कम होता है राइट। क्या होता है? बहुत कम। लेकिन हम जो विस्पर करते हैं ना, उसकी भी तो इंटेंसिटी बहुत कम होती है ना। तो जो लोएस्ट इंटेंसिटी ह्यूमंस अच्छे से सुन सकते हैं, उसकी वैल्यू याद कर लो, 0 डेसिबल। कितनी होती है? 0 डेसिबल। अब लोग 0 मतलब ना 0 डेसिबल मतलब लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो कि हम सुन सकते हैं। अच्छा, वैसे ही हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है गाइस, जो ह्यूमंस की कान की उतनी ही है भाई, उससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं सुनने की। वो पता कितनी होती है? 190 डेसिबल। कितना होता है? 190। अगर तुमने उतना सुन लिया कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम, तो तुम्हारे कान के जो ईयर ड्रम्स और उस डायाफ्राम है वो सब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली ऐसा है कि 120 डेसिबल के ऊपर अगर तुम प्रोलॉन्ग एक्सपोजर पर होते हो, उसको तो हम नॉइज़ बोलते हैं ना। 1 डेसिबल के ऊपर क्या बोलते हैं? उसको नॉइज़ बोलते हैं। और जो हम म्यूज़िक सुनते हैं वो होता है 10 to 30 डेसिबल। क्या होता है? 10 to 30 डेसिबल, विच इज़ लाइक वेरी सूदिंग टू ईयर्स। वो 10 to 30 डेसिबल तक ही है।
उसके ऊपर अगर तुम जाने लग जाओगे तो मतलब इंटेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। 120 के ऊपर चले गए तो क्या हो गया, वो नॉइस। तुमको पता है वो जो प्लेन टेक ऑफ होता है, लैंड होता है, तो उसमें तब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है ना। तो तुम देखा होगा वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो हमेशा ईयर प्लग्स पहनते हैं, वो दिखाने के लिए ना, रास्ता हो कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया तो देखा होगा, फ्लाइट में दिखाने के लिए वो दिखाते हैं लोग राइट लेफ्ट ऐसा करके रुकने हैं, ये वो बढ़िया जॉब है वो भी। हाँ, तो वो जो है ना, वो लोग ईयर प्लग पहनते हैं वो लोग। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ या लैंड होता है तो बहुत ज़्यादा उसके इंजन की आवाज़ होती है, और उसकी वैल्यू कुछ होती है 150 डेसिबल के आसपास। अगर उसको वो साउंड को लोग एक्सपोज होंगे फॉर अ लॉन्ग, क्योंकि उनको तो रोज़ काम करना है, पूरे टाइम काम करना है, तो उनके जो ईयर ड्रम्स है वो डैमेज हो जाएंगे। तो लोग क्या पहनते हैं, वो ईयर प्लग्स पहनते हैं ताकि वो साउंड को लोग कट कर सके, वो इंटेंसिटी को। तो हाईएस्ट लोएस्ट होता है 0 डेसिबल, हाईएस्ट कितना होता है 190 डेसिबल होता है। मतलब ये हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड है भाई। हालांकि कभी ट्राई मत करना सुनने की है, 30 डेसिबल तक स्टिक करो, बेटर है वो। हाँ 120 तो हो ही जाएगा, तो कोई मार्केट में जाओगे बहुत आवाज़ हो रही है वहाँ पे, तो 110 120 तो हो ही जाएगा वहाँ पे। उसको एक्सपोज हो जाओगे लॉन्ग टाइम के लिए तो फिर धीरे धीरे अफेक्ट होगा, एक बार में तुम खराब नहीं हो जाएगा कान। अच्छा, उसके बाद अब इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करेगा, वही फैक्टर्स है जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। कौन सा होगा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अच्छा, इंटेंसिटी के कुछ फैक्टर्स और भी, वो भी देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ मीडियम में डिपेंड करेगा इंटेंसिटी, यस। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनना हो, लाउडनेस नहीं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ, लाउडनेस डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ याद रख लेना, तुम्हारी बुक में शायद नहीं दिया है पर ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है चीज़। तो ये हो गई इंटेंसिटी और लाउडनेस की कहानी। अब बात करते हैं पिच की, फटाफट। पिच क्या होता है, अभी टाइम है बेटा कॉलेज जाने के, घर जाके कॉलेज जाओगे, क्यों, जाओ बेटा जाओ, घर पे काम है तो जाओ। पिच का मतलब क्या होता है, हाँ करेक्ट, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। सिर्फ एक ही फैक्टर अफेक्ट करता है पिच को, क्या होता है वो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, ऐसा लगा जैसे पहली बार सुना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं मालूम यार, अब मैं क्या बोलूँगा इसके। वन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो पिच किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है मतलब पिच भी हाई, और हाई पिच को उन्होंने एक वर्ड बोला, क्या बोलते हैं उसको, श्रिल नोट। क्या बोलते हैं उसको, श्रिल। श्रिल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच। और लो पिच को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेव और अ फ्लैट नोट। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेव और अ फ्लैट नोट। फ्लैट मतलब लो पिच और श्रिल मतलब हाई पिच। समझ में आ रहा है क्या। तो पिच सिर्फ एक ही फैक्टर में डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, दैट इज इट। तो पिच को डिफाइन कैसे करेंगे, पिच हमको किस में हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक साउंड व्हिच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल और ग्रेव और अ फ्लैट नोट। उसी में हमको मदद करता है डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। अच्छा, फैक्टर भी एक ही होगा पिच का, किस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पिच अगेन ऑब्जेक्टिव इन नेचर और सब्जेक्टिव इन नेचर। पिच ऑब्जेक्टिव नेचर, सब्जेक्टिव नेचर, तो आंसर है सब्जेक्टिव। अगेन पिच भी क्या होगा भाई, वेरी होगा। जैसे एग्जांपल, एक सिंगर है, वो सिंगर गाना गा रहा है, किसी को लगेगा सिंगर की आवाज़ बहुत ज़्यादा श्रिल है, किसी को लगेगा उसकी आवाज़ बहुत फ्लैट है। ऐसा हो सकता है भाई, अब दोनों ही राइट है अपनी अपनी जगह पे, ये नहीं हो सकता ये राइट है वो रॉन्ग है ना। तो क्योंकि वो क्या होगा, वो वेरी होगा पर्सन टू पर्सन। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, ऑब्जेक्टिव इन नेचर। फ्रीक्वेंसी को तुम डेफिनेटली मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली, वो सबके लिए अलग अलग नहीं होगी भाई। अगर कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है 256 हर्ट्ज़ के लिए, तो वो सबके लिए 256 हर्ट्ज़ के लिए ही वाइब्रेट करेगी भाई, मतलब 256 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, वो चेंज नहीं होगा कभी। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर बट पिच इज व्हाट, सब्जेक्टिव इन नेचर। पिच चेंज होगा। अच्छा, पिच को हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं कभी, कोई यूज़ केस है पिच का हमारी लाइफ में, तो वो उसमें हमको क्या मदद मिल रही हो, तो हम बजा रहे हैं अपने मज़े के लिए। यूज़ केस क्या है पिच का, मैं बताऊं, ये तुमने सबने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो
साउंड नेविगेशन, सोनार की बात कर रहा है तो अरे भाई उसमें पिच का क्या लेना देना है भाई, मैं बताता हूँ कहाँ यूज़ होता है। डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग? एक टाइम में बहुत काम कर रहे हो, जो तुम करते ही होंगे, आई एम श्योर। तुम तो बहुत बिजी लोग रहते हो, पढ़ने का टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। तो इमेजिन करो तुम घर में हो। अच्छा मुझे पता है आजकल तो सबके वॉशरूम में शावर लगा था, सब शावर से नहाते रहे, लेकिन कहीं कहीं शावर नहीं भी होता। तुम कहीं बाहर गए हो तो वहाँ पे तुम क्या यूज़ करोगे? वो टम्बलर होता है, उसको तुम पानी भरोगे फिर नहाओगे, राइट? उससे इमेजिन करो कि तुम कहीं गए हो बाहर और तुमको कुछ और भी काम करना है, तो इतना टाइम तो है नहीं कि तुम बैठ के देखो टम्बलर को भरते हुए। तो तुमने उसको टैप के नीचे रख दिया और पहले तो पूरा एम्प्टी था वो, फिर जैसे जैसे उसमें पानी भरते जाएगा तुम कहीं दूर जाके काम कर रहे हो, लेकिन तुमको दूर से समझ में आएगा कि नाउ दिस टम्बलर इज अबाउट टू गेट फिल्ड। लेक्चर के बाद कोई मत जाओ घर पे, सब यही रुकना है सबको, ठीक है? कोई नहीं जाएगा, सब यही रुकेंगे। समझ में आ गया ना अभी? वेरी गुड, ठीक है। हाँ तो मैं बोलता कि जब वो टम्बलर है ना, जब इट इज़ अबाउट टू गेट फिल्ड, तो उसकी आवाज़ के अपने समझ में आता है कि भाई ये भरने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है वो क्या होती आती है? श्रिलर एंड श्रिलर। उसकी आवाज़ क्या होती आ रही है? श्रिलर एंड श्रिलर। वो श्रिल होती आ रही है, उसकी पिच बढ़ती जा रही है, और हमको उसकी पिच से समझ में आ जाता है कि भाई अब ये टम्बलर क्या होना है? भरने वाला। अरे हम ग्लास में कितने बॉटल भी भरते हैं, बॉटल में देखा तुमने आवाज़ आती है पहले? पहले वो खाली होता है बॉटल, फिर वो धीरे 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 बढ़ने लग जाता है, भरने लग जाता है, तो हमको आवाज़ से समझ में आता है कि भाई अभी भरने वाला है ये, बिना देखे हमको मालूम पड़ जाता है वो। अब आवाज़ श्रिल की हो रही, वो भी समझ लो एक बार, ठीक है? तो ये तो तुमने सबने पढ़ा होगा। अब ये तो मत प्लीज़ बोलना कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, तुमको ये तो पता है ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द बॉडी, ये पता है भाई? जिसकी लेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी भाई। अरे तुम खुद लॉजिक लगाओ ना, एक पेंडुलम है, उसकी अगर लेंथ कम हो गई तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर टाइम पीरियड कम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। F इज इक्वल टू 1/T। तो F किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। अब याद करो, ये तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि यहाँ पे तुम्हारा सपोज ये पूरा खाली था टम्बलर, जैसे यहाँ पे बहुत लोग के दिमाग जैसे खाली है, वैसे एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो एयर, ये पूरी एयर होगी ना, क्या होगी इसके अंदर? पूरी एयर होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ एयर कॉलम बोलते हैं। अब जैसे जैसे पानी भरने लग जाएगा इसमें, जैसे जैसे पानी भरने लग जाएगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या हो रही है भाई? कम होती है। क्या हो रही है? कम होती है। और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? लेंथ ऑफ एयर कॉलम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम अगर कम होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? बढ़ती जाएगी। क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, वो क्या होती जाएगी? श्रिलर एंड श्रिलर। तो हमको दूर से समझ में आया था कि भाई ये भी भरने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी श्रिल हो गई है कि हमें समझ में आ रहा है। लेक्चर के बाद जाना मत सर, बताने वही के। हाँ ठीक, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को, द फ्रीक्वेंसी बिकम श्रिलर एंड श्रिलर। क्लियर है चीज़? क्या हो गया बेटा? इधर उधर क्यों देख रहे? क्या हो गया? कुछ हो गया है? कुछ कांड कर दिया तुम लोगों ने? हाँ नहीं ना, कुछ किया तो नहीं ना? ओके वेरी गुड। कुछ नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हो? तो मार्क्स भी अच्छे हैं, 20 में से 20 हैं यहाँ पे सब लोग। डर किस बात का है? डर के आगे जीत है बेटा। ये समझ में आ गया? तो ये हमारा यूज़ केस है। हमको श्रिल आवाज़ से मालूम पड़ जाता है कि टम्बलर इज अबाउट टू गेट फिल्ड। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट? क्या बच रहा है अब? लाउडनेस हो गया, पिच हो गया, इंटेंसिटी। क्या बच रहा है लास्ट? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा पहले बताओ, क्वालिटी का एक और एक नाम दिया, क्या बोलते हैं उसको? हाँ क्या बोलते हैं? टिम्बर नहीं बोलते बेटा, स्पेलिंग वही होती है TIMBER, उसको बोलते हैं टैम्बर। क्या बोलेंगे इसको? दैट इज़ हाउ यू प्रोनाउंस, टैम्बर बोलते हैं उसे, ठीक है? चेक कर लेना बाद में, ठीक है? क्वालिटी का मतलब क्या होता है? देखो क्वालिटी का यूज़ केस हमारी लाइफ में ना के बराबर है, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। हालांकि एक यूज़ केस बताऊँगा क्या है, वो जनरली यूज़ होती है म्यूजिकल इंडस्ट्री में। म्यूजिशियंस उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्वालिटी को। अब क्वालिटी का मतलब क्या होता है भाई? क्वालिटी का मतलब होता है दो साउंड जो दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से बाहर आ रहे हैं। दो साउंड जो दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं, जैसे एक गिटार से आ रहा है और एक कीबोर्ड से आ रहा है या हारमोनियम से आ रहा है। अच्छा अपने ईयर्स को मालूम होता है कि कौन सी साउंड कौन से इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। हाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट के अपने को पता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ईयर्स को ट्रेन किया इतने सालों से। जैसे अभी कोई गिटार बजा रहा है, अगर तुमको मैंने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, कोई गिटार बजाया जा रहा है, तुमको पूछूंगा भाई बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तुम बता दोगे ना गिटार बजा रहा है, क्योंकि तुम्हारे ईयर्स ने ट्रेन कर लिया। तुम्हारे ईयर्स को पता है कि भाई ये जो साउंड आ रही है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। लेकिन दुनिया में तुमने जितने इंस्ट्रूमेंट सुने सब उतने ही होते हैं क्या भाई? दुनिया में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका तुमको नाम ही नहीं मालूम, जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल एक, हैव यू हर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड चेलो? सुना है कभी वर्ड? देखो इसे सुना ही नहीं कभी चेलो। बोंगो बोंगो सुना ही नहीं उसने। अबे गोवा में जो बजता है बोंगो सुना नहीं क्या कभी? अबे टीवी तो देखा होगा, टीवी भी नहीं है, उसको बोंगो बोलते हैं। हैव यू हर्ड देयर इज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैक पाइपर? यस। अरे मकवाना देखा गया थे, बजाया है तूने? नहीं मैंने देखा है। कहाँ कहाँ बजाते हैं? हाँ करेक्ट, स्कॉटलैंड में बजाते हैं भाई। स्कॉटलैंड जाओगे तुम एयरपोर्ट तो तुम्हारा स्वागत करते हैं लोग बजा के। सही बता रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा रेड कार्पेट बिछाते हैं, तुम आओगे विले पार्ले के महान लोग तो तुम्हारे बैकवर्ड बजाएंगे वो लोग। ये इतने स्मार्ट लोग कहाँ से आ गए इंडिया से? हमारी कंट्री और स्मार्ट हो जाएगी, है ना? स्मार्टनेस इज मस्ट टू IQ लेवल गिर जाएगा तुम जाओगे तो वहाँ पे, है ना? तो बैक पाइपर करके इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी मैं अगर तुमको ब्लाइंड फोल्ड करके कोई बजाएगा बैक पाइपर, तुमको समझ में आएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट से कौन सी आवाज़ आ रही है? नहीं आएगी। तो आप कैसे मालूम करें कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी साउंड बजा रहा है? तो उसका एक तरीका है। जैसे मैं तुमको एकदम सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ। अभी तुम लोग का ये बायोमेट्रिक्स है नीचे, तुम कार्ड स्कैन करते हो ना, वैसे बायोमेट्रिक्स होता है ना, थंब और आधार में यूज़ करते हैं ना हम लोग, इसको बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। तुमको ये पता है ना, सबका जो थंब इम्प्रिंट है वो सबका यूनिक है। पता है सबका क्या है? यूनिक है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा और मकवाना का सेम हो जाए कभी गलती से भी, ऐसा नहीं हो सकता हो। हमारा कुछ ना कुछ तो होगा जो क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है? वैसे DNA भी बोलते हैं डिफरेंट होता है, लेकिन DNA में थोड़ा सिमिलरिटी होती है। जैसे वो मैंने बायो पढ़ रहे हो, तुमको पता होगा फादर सन का जो DNA होता है वो क्या होता है? लगभग सेम होता है, कुछ सिमिलरिटी होती है ना? यस और नो? तो वैसे साउंड जब निकलती है ना, तो साउंड की एक वेव फॉर्म होती है, और वो भी क्या होती है? यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक होती है, और उसी को क्वालिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो ध्यान से, तुम्हारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, देखा है कभी इसको? ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। नहीं देखा तो प्रैक्टिकल करो तो मालूम पड़ेगा। इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। देखा है कभी? मेटल का होता है ट्यूनिंग फॉर्क, उसको रबर पैड में स्ट्राइक करोगे तो वाइब्रेट करता है कि नहीं वाइब्रेट? अच्छा, हमको पता है जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो क्या बनेगी? वो साउंड। क्या बनेगी? साउंड वेव बनेगी। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तो उससे एक वेव प्रोड्यूस होगी। वो जो वेव प्रोड्यूस होगी वो वेव ऐसी होती है जो हमने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वाली। दुनिया के कोई भी कोने में ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करेगा तो उसका वेव फॉर्म वेव का हमेशा यही होगा। और इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या बार बार? बिल्कुल चेंज नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी हमेशा। तो ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है उसको बोलते हैं मोनोटोन। क्या बोलते हैं उसको? मोनोटोन है, इसको मोनोटोन बोलेंगे। तो ट्यूनिंग फॉर्क की वेव फॉर्म हमेशा ऐसी होगी। लेकिन अब जब गिटार बजाएगा कोई, तो गिटार में से भी साउंड आएगी बाहर, उससे भी वेव प्रोड्यूस होगी। उसका जो वेव फॉर्म होगा वो ऐसा नहीं होगा, उसका वेव फॉर्म थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक्स इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तो उसका वेव फॉर्म पता है कैसा होगा? ऐसा होगा, हो सकता है। इसको ट्रायंगुलर वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगुलर वेव। भाई ऐसा वेव फॉर्म होगा। किसी इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कोई वाई इंस्ट्रूमेंट है, तुमने कभी सुना ही नहीं कभी, उसका वेव फॉर्म ऐसा हो सकता है भाई, इसको स्क्वायर वेव्स बोलते हैं भाई। बहुत सारे सॉ टूथ, पता है क्या होता है सॉ टूथ? वो वेल शार्क के जो टीथ कैसे होते हैं, वैसे टाइप की वेव फॉर्म होती है। तो ऐसे बहुत सारी वेव फॉर्म होती है दुनिया में। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकलेगा उसकी वेव फॉर्म क्या होगी भाई? यूनिक होगी। क्या होगी? और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वालिटी बोलते हैं। समझ आ रहा है मैं कह रहा हूँ? तो क्वालिटी हमको किस में हेल्प करेगा? तो डिस्टिंग्विश टू साउंड्स एमिटेड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि दोनों की लाउडनेस क्या होना चाहिए? सेम, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी तुम कंपेयर कर सकते हो ना। यस और नो? भाई कोई गिटार बजा रहा है एकदम हल्का हल्का धीरे धीरे विस्पर कर रहा है, तो उसको समझ में आएगा क्या? वो समझ ही नहीं आएगा उसको। दोनों की लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है चीज़? तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द क्वालिटी ऑफ अ साउंड डिपेंड्स, तो आंसर क्या होना चाहिए उसका? एक ही फैक्टर है, कौन सा है वो? वेव फॉर्म। सिंपल, क्या है वो? वेव फॉर्म। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या हम क्वालिटी अपनी लाइफ में कभी यूज़ करते हैं? उसका कुछ यूज़ केस है? तो आंसर इज़ यस। याद करो क्या है वो, पढ़ा है तुमने सब, ये सब पढ़ा है तुम लोगों ने। SSC वालों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं मान सकता हूँ, अपना ICSE वालों ने पढ़ा होगा ये चीज़ को। क्या इसका यूज़ केस है? नहीं पता?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तो खैर वीडियो कॉलिंग वो सब तो अभी से स्टार्ट हो गया, लाइक 10 ईयर्स हुए होंगे, 20-30 ईयर्स अगो तुम्हारे पेरेंट्स जब बात करते होंगे, तुम्हारे जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के कोई सिबलिंग्स हैं वो कहीं दूर रह रहे हैं राइट, तो फ़ोन में बात करते थे, तो तुमने फ़ोन उठाया तो तुम्हारे पेरेंट्स को समझ में आता था ना ये मेरे भाई का फ़ोन है, मेरी बहन का कॉल है, कैसे समझ पड़ता है उनको, वो तो देख नहीं रहे फ़ोन पे, कैसे समझ पड़ता है उनकी आवाज़ से। अब एक सर्टन एज के बाद ना आवाज़ कभी चेंज नहीं होती, ठीक है तुम लोग अभी एडोलेसेंस में हो, तुम धीरे धीरे बढ़ रहे हो, टीनेजर हो रहे हो, एक सर्टन एज के बाद तुम्हारी आवाज़ क्या हो जाएगी भाई, सेम आवाज़ नहीं चेंज होगी। अब तुम्हारी आवाज़ तो सेम रहेगी, मतलब तुम्हारी आवाज़ जो निकलती है साउंड उसकी एक यूनिक वेवफॉर्म होगी। अच्छा अब अगर मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन रहा हूँ बचपन से आज तक सुनते ही आ रहा हूँ, तो मुझे तो पता है कि ये आवाज़ तुम्हारी है, क्यों, क्योंकि हमारे ईयर्स को क्या हो गया, हमारी ईयर्स ट्रेन हो गए, हमारी ईयर्स को मालूम पड़ गया कि भाई ये वेवफॉर्म है, इसी आवाज़ की ये वेवफॉर्म है, वो इम्प्रिंट हो गया हमारे दिमाग में। अब जब मैं फ़ोन उठाऊंगा तो मुझे आवाज़ सुन के मालूम पड़ेगा अरे कौन बोल रहा है, अरे ये तो, अरे बोल दोस्तार कैसा है, वो नाम तो बोलेगा नहीं अपना, अपने को मालूम पड़ेगा उसकी आवाज़ है, कैसे मालूम पड़ेगी अपने को, वेवफॉर्म। तो तुम्हारी बुक में भी दिया एग्जाम्पल कि व्हेन वी talk to our long lost friend on a phone without looking at that person we are able to identify that person, how, by using what, quality or a waveform, क्योंकि हर इंसान की जो आवाज़ भी बाहर आएगी वो क्या होगी, उसकी वेवफॉर्म होगी, क्या होगी उसकी वेवफॉर्म। क्लियर है चीज़। अच्छा तुम बोलोगे सर लेकिन बहुत लोगों की आवाज़ सेम होती है, तो मैं बोलूँगा आवाज़ सेम नहीं हो सकती है, अपने को लगेगा आवाज़, जैसे भी लोग जो मिमिक्री करते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट की, उनकी आवाज़ कैसे निकालते हैं ना वैसी की वैसी, पर अगर तुम उसको टेक्निकली चेक करोगे तो उसकी आवाज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही होगा। हर एक की अलग अलग वेवफॉर्म होगी, अलग अलग यूनिक वेवफॉर्म होगी आवाज़। समझ में आ रहा है क्या रहा हूँ? तो ये हमको मालूम होना चाहिए क्वालिटी किस पर डिपेंड करता है। फिर बेटा क्वालिटी किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ एक ही फैक्टर, कौन सा है वो, वेवफॉर्म, बस उसी पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे होता है पिच, लाउडनेस, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, ये हमको मानना चाहिए। अगर तुम्हारी बुक में एक रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, किसके में दिया हुआ है, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। एक बार बुक खोलो और प्लीज़ उस रिलेशन को लर्न ही कर लो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है वो है, आई हाईली डाउट सीईटी में भी कुछ आएगा उसमें से, लेकिन वो रिलेशन कर लो एक बार। चलो रीड करो फटाफट इंटेंसिटी और लॉग का। अरे बाद में देख लेना पेपर गाइस, अभी मौलिक सर आएंगे ना बाद में उनके सामने चेक कर लेना पेपर, अभी रीड करो फटाफट। लाउडनेस और इंटेंसिटी का एक रिलेशन देखो, देखो लॉग के टर्म में एक रिलेशन दिया है log 10। अच्छा सबको पता है log टू द बेस e और log टू द बेस 10 में फर्क होता है, e एंड log टू द बेस 10 में फर्क होता है, ये याद रखना है। अच्छा मैं एक रिलेशन दिख रहा हूँ, ये तुमको आगे काम आएगा कभी लाइफ में, मुझे नहीं पता सीटी में कितना काम आएगा, आगे काम आएगा। तो log टू द बेस e को अगर तुमको कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 मतलब जो हम लोग यूज करते हैं log टेबल में, उसका होता है रिलेशन 2.3 इंटू log टू द बेस 10, ये याद रखना रिलेशन। अगर तुम्हें log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.3 से मल्टीप्लाई करो और फिर जो log 10 की वैल्यू है वो डालो। क्लियर है चीज़? ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी तुमको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर तुम में से कोई JW देने वाला है या कोई नीट देने की कोई कोशिश करेगा तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल में आ जाता है, बस इतना सिंपल सा कन्वर्जन आता है और फिर तुमको सॉल्व करना है जैसे तुम सॉल्व करते हो चीज़ों को। ओके तो वो एक बार रीड कर लो वो रिलेशन, इंटेंसिटी और लाउडनेस का रिलेशन। अच्छा डेसी का मतलब क्या होता है? 10, कुछ भी, डेसी का मतलब 10 होता है। डेसी का मतलब क्या होता है? 1 डेसीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 10 टू क्या बोल रहा है बट बेटा डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। क्या होता है? 10⁻⁻1 होता है। तो डेसिबल का मतलब होगा 10% ऑफ बेल। क्या होगा? 10% ऑफ बेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसीबेल बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा मैं क्या? डेसी का याद रखो, जिंदगी में लाइफ में कभी काम आएगा ये भी। 1 डेसी मतलब क्या होता है? 10⁻⁻1। 10 का मतलब होता है 1 डेका, डेका इज इक्वल टू 10⁻1। डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी मतलब 10⁻2, मिली मतलब 10⁻3। तूने जो बोला वो मिली बोला तूने।
समझ में आ रहा है? ऐसे याद रखना है चीज़ों को। ये सब चीज़ें तुम वेकेशन में अच्छे से होन करो, इसको पॉलिश करो गाइस, क्योंकि यही न्यूमेरिकल्स में तुमको स्टैंडर्ड बनाएंगे। 1 मिनट में क्वेश्चंस करना है सीटी के, अगर तुमको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो तुम कहीं रह जाओगे पीछे। इसमें वर्क करो, कन्वर्जन फटाफट करने आना चाहिए। सेंटीमीटर टू मीटर, किलोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये सारी देखो। सीटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं ईजी है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन तुमको उसमें सब्स्टिट्यूट करना तो पता होना चाहिए ना, वैल्यू क्या करना है, वो याद रखना है चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं आज ये पार्ट। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा रहा है 2, वो नेक्स्ट टाइम मोस्टली हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहला करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव और दूसरा करेंगे डॉपलर इफेक्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ के आओगे? थर्मल मोडर्स मैटर तुमने फिर पढ़ के नहीं आया आज? नहीं, साउंड नहीं, अगली बार फिर थर्मल मोडर्स मैटर पढ़ के आओगे तुम। और आज जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी? अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिख के आना है एक बार अपने बुक में, और इस बार लर्न करके आना। ये तो मैं अगली बार 2 बार कर दूंगा लिखने को, समझ में आ रहा है? और पढ़ के आना इस बार, मेरे को कोई बहाने नहीं चाहिए। कौन है देवयानी? मेरे को बहाना नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम, पढ़ के आना मतलब पढ़ के आने का।